Hello, my dear students. Welcome to the digital platform of Kai. I am Hussain Jilani, your chemistry tutor, and I'll be taking care of three very important and very easy chapters, which are biomolecules, polymers, and metallurgy. So, before going to the topics, let me remind you that this lecture series is completely based on your board exam pattern questions. And if you are interested about the complete discussion about these three chapters, you can watch my videos on our official website www.kaisgr.org. So let's get started. So सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. So पहला क्वेश्चन, we'll start with the simple one. What are biomolecules? Biomolecules क्या होते हैं? तो biomolecules ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम्स में देखे जाते हैं, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जो लाइफ की बेसिस बनाते हैं. ठीक है? And which are responsible for the growth and development and reproduction processes in living organisms. So simply हम कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. और ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है? सो हियर वी डिफाइन देम. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, nucleic acids, lipids, enzymes, vitamins, etc., which form the basis of life, and are responsible for the growth, maintenance, and reproduction of living organisms are called biomolecules. Fine. Take. Let's move to the next question. What are carbohydrates? How are they classified? A very important question. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी अर्लियर डेफिनेशंस थी. नाउ वी विल बी डायरेक्टली मूविंग टू द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हम आजकल यूज करते हैं. एंड द डेफिनेशन सेज कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव. सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. दे आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones or the substances which give these upon hydrolysis. ठीक है? So optically active क्या होता है आपको पता होगा already. Optically active substances हम उनको कहते हैं which can rotate the plane of the plane polarized light either towards right or towards left. ठीक? So molecule एक तो क्या होना चाहिए? It should be optically active. और वो क्या होना चाहिए? या तो वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए और बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होने चाहिए. ठीक है? OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए. या फिर क्या होना चाहिए? और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होने चाहिए. एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके साथ साथ बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर वो कंपाउंड्स जो ये सारे चीजें देते हैं जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं. ठीक है? बात समझ रहे हैं आप? ठीक. सो अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जाए, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है आपको पता होगा. ग्लूकोज का अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर शो करें, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसे होता है. It contains an aldehydic group at the top. ठीक? Then we have OH, H, OH, H, H, OH, OH, and H. And at the last we have CH2OH group. Fine? ठीक है? So this is the structure of glucose. And if you look at glucose, it fits into the definition very well. So this here it has an aldehydic group and it contains 1, 2, 3, 4 and 5 OH groups. ठीक? So it's a polyhydroxyaldehyde. Polyhydroxyaldehyde. ठीक? और अगर आप देखें इसके अंदर यहाँ पे एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है,
कायरल सेंटर क्यों? क्योंकि इसके पास एक ये ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा अलग ग्रुप है, तीसरा अलग ग्रुप है, चौथा अलग ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसी तरीके से इट हैज दिस कायरल सेंटर, यहां पे भी कायरल सेंटर है, यहां पे भी कायरल सेंटर है, एंड अबव ऑल इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इट्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एज वेल। ठीक, इसी तरीके से अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फ्रक्टोज इज लाइक दिस। This is the structure of fructose. So ये fructose का structure है, और अगर आप fructose का structure देखें, it again contains a ketonic group, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सो इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझ रहे हैं आप? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कायरल सेंटर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर भी कायरल सेंटर्स है, ठीक। सो कायरल सेंटर्स के साथ साथ इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। फाइन, इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस कैन बी वेरी वेल कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। बात समझ रहे हैं आप? ठीक। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक। नाउ उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन। हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो हम क्लासिफाई करते हैं इनको इनटू 3 मेन क्लासेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम उन कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड दीज carbohydrates into 3 classes. Number 1 is monosaccharides, number 2 is oligosaccharides, and number 3 is polysaccharides. ठीक, चलिए बात करते हैं monosaccharides क्या होते हैं, oligosaccharides क्या होते हैं और polysaccharides क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं monosaccharides की, ठीक है। monosaccharides हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड to further simpler further simpler carbohydrates, ठीक है। So that means these are the simplest carbohydrates that cannot be further hydrolyzed into smaller units, and their general formula is CH2ON, where N is equal to 3 to 7. For example, if you take N is equal to 3, it will become C3H6O3, C3H6O3, ठीक है। So this is an example of a monosaccharide, ठीक। Similarly, if you give the value of N equal to 4, it becomes C4H8O4, ठीक। इसी तरीके से अगर आप 6 दे रहे हैं N का वैल्यू, it becomes C6H12O6, that is glucose, ठीक है। So इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है? You can have glucose, fructose, galactose, ribose, deoxyribose, glyceraldehyde, dihydroxyacetone, etc. ठीक है। So carbohydrates जो simplest होते हैं, जिनको further hydrolyze नहीं किया जा सकता into more simpler substances, they are what we call as monosaccharides, ठीक है। Next are the oligosaccharides, ठीक। oligosaccharides किनको कहते हैं हम? oligosaccharides ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं दे गेट हाइड्रोलाइज्ड टू 2 to 10 units of monosaccharides, ठीक है। तो oligosaccharides basically consist of 2 to 10 monosaccharide units, ठीक है। और जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वो हमें 2 से लेके 10 तक monosaccharide units दे सकते हैं upon hydrolysis, ठीक है। So these are those carbohydrates which produce 2 to 10 monosaccharide units upon hydrolysis. Fine, ठीक है। उनको हम oligosaccharides कहते हैं, ठीक। Now oligosaccharides are again classified into different types. For example, we have disaccharides. Disaccharides हम किनको कहेंगे? नाम से ही पता चलता है, जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने यूनिट्स मिलेंगे? 2 हमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है डाइसैकेराइड्स में? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखनी है आपको। सुक्रोस है, माल्टोस है, लैक्टोस है, ये 3 एग्जांपल्स है डाइसैकेराइड्स के जो कि हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज
ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स किनको कहेंगे? अब ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलिसिस पे कितने देते हैं? 3 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल यू हैव रैफिनोस, यू हैव माल्टोट्रायोस, ठीक। इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स किनको कहेंगे? जो 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है स्टैकियोस, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ठीक। नाउ एट द लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग पॉलीसैकेराइड्स। नाउ नाम से ही पता चलता है पॉलीसैकेराइड्स किनको कहेंगे? शाबाश, यस, पॉलीसैकेराइड्स हम कहेंगे उन बायोमोलिक्यूल्स को, उन कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, दे गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक। सो दे आर बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स जिनके अंदर बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स पॉलीमराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस पे वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड द एग्जांपल्स आर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोस है, ठीक है। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C5H10O5 होल N, ठीक है। सो दोज कंपाउंड्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis produce a large number of monosaccharide units are known as polysaccharides. Fine. So let's move to the next very important question. That is, what are reducing and non-reducing sugars? ठीक, reducing sugars और non-reducing sugars किनको कहते हैं? ठीक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को हम दूसरा नाम शुगर्स भी कहते हैं या सैकराइड्स भी कहते हैं. वी हैव क्लासिफाइड अगेन दीज कार्बोहाइड्रेट्स इनटू टू क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन कि किन कौन रिड्यूस करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को या टॉलन्स रिएजेंट को. ठीक है, टॉलन्स रिएजेंट को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, फेलिंग सॉल्यूशन को जो शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स. और वो शुगर्स जो टॉलन्स रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनको हम नाम देते हैं, वी कॉल सच कंपाउंड, सच कार्बोहाइड्रेट्स एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ठीक, सो रिड्यूसिंग शुगर्स आर दो शुगर्स विच कंटेन, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच कंटेन एन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इन द हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म. ठीक, एंड कैन रिड्यूस टॉलन्स रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन. ठीक है, सो रिड्यूसिंग शुगर्स की पहचान क्या है? उनमें हेमी एसिटाइलिक क्या होना चाहिए? हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म में एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और वो रिड्यूस करेंगे टॉलन्स रिएजेंट को और क्या नाम है इसका, फेलिंग सॉल्यूशन को. ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हेमी एसिटल किसको कहते हैं या हेमी कीटल किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव ए कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज एन एल्डिहाइड और ए कीटोन. ठीक है, एल्डिहाइड और ए कीटोन. अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं अल्कोहल के साथ, किसके साथ? अल्कोहल के साथ. अल्कोहल इज ROH. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये ROH इट कैन गिव OR या RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो ये OR ग्रुप जो है, अल्कोक्सी ग्रुप जो है, ये इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. ठीक है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा? शाबाश, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये OR ग्रुप इसके साथ लग जाएगा और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन अब इस हाइड्रोजन को ले लेगा. ठीक है, तो दैट मींस द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी C. एक तो इसके अपने दो बॉन्ड्स है और ये डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, और यहां पे लग जाएगा OR ग्रुप. ठीक है ना, इस तरह के स्पीशीज को जिसमें एक कार्बन के ऊपर एक OR ग्रुप के साथ साथ उसी कार्बन पे OH ग्रुप होगा, उसको हम हेमी एसिटल कहते हैं. ठीक है, अब अगर ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसको हेमी एसिटल कहते हैं, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो उसको हेमी कीटल कहते हैं. टॉलन्स रिएजेंट इनकी रिड्यूसिंग शुगर्स की पहचान क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स की पहचान है कि उनमें हेमी एसिटाइलिक कार्बन होना चाहिए या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, और वो क्या करने चाहिए? रिड्यूस करने चाहिए. किसको? फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलन्स रिएजेंट को. ठीक है, टॉलन्स रिएजेंट में क्या होता है? टॉलन्स रिएजेंट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, टॉलन्स रिएजेंट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. उसके अंदर सिल्वर आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो जब हम उसकी रिएक्शन रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ करते हैं तो क्या होता है? Silver ions get
reduced, Ag positive get reduced to metallic silver. ठीक है, so you can see clearly here that Ag positive is getting converted to Ag. That means it is accepting electrons, it is getting reduced. ठीक है ना, so reduce कौन करेगा इसको reduce करेगा reducing sugar. ठीक है, तो वहां पे एक metallic silver lining create हो जाएगी, metallic silver lining deposit हो जाएगी उस कंटेनर पे जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करेंगे. ठीक है, क्लियर. इसी तरीके से Fehling solution is basically a combination of, it's a mixture of two compounds. One is called as Fehling A, another is called as Fehling B. Fehling A क्या होता है? Fehling A is copper sulfate. Fehling A is copper sulfate solution. क्या होता है? Copper sulfate solution. ठीक है, और इसका कलर ब्लू होता है. ठीक, so Fehling A is copper sulfate. Fehling A is copper sulfate. और Fehling B जो होता है that is Rochelle salt. ठीक, Rochelle salt हम कहते हैं, we call Rochelle salt is basically sodium potassium tartarate. Sodium potassium tartarate. ठीक है. नाउ Fehling सॉल्यूशन में हम इसका और इसका इक्वल प्रोपोर्शन में इनको मिक्स करते हैं. ठीक है, कॉपर सल्फेट का चूंकि कलर क्या होता है? ब्लू होता है. ठीक है, और ये रोशेल साल्ट जो होता है इट इज कलरलेस. ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है. फाइन. ठीक है, अब हम इनकी जब इक्वल क्वांटिटी को इक्वल प्रोपोर्शंस में हम जब इनको मिक्स करते हैं, व्हाट विल हैपन? वहां पे क्या होता है? वहां पे एक डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बन जाता है. डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन. ठीक, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है? वो रोशेल साल्ट के सोडियम और पोटेशियम आयंस को रिप्लेस करता है. किससे? कॉपर आयन से. सो दिस डीप ब्लू सॉल्यूशन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ cupric tartarate. ठीक है, cupric tartarate. अब इसके अंदर अल्टीमेटली अगर हम देखें क्यूप्रिक आयंस होते हैं. क्यूप्रिक आयंस आर Cu2 पॉजिटिव आयंस. जब हम इनकी रिएक्शन रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ करते हैं, क्यूप्रिक आयंस दे आर बेसिकली कन्वर्टेड टू क्यूप्रस आयंस. ठीक है, तो सॉल्यूशन की का कलर क्या था? ब्लू, बिकॉज ऑफ द क्यूप्रिक आयंस. और जब इसकी रिडक्शन हो जाती है, द सॉल्यूशन turns red due to the formation of precipitate of cuprous oxide. तो वो reduce कर देता है cupric ions to cuprous ions. बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे जो sugars होते हैं उनको हम नाम देते हैं reducing sugars. We call such sugars as reducing sugars. Fine. ठीक, now reducing sugars समझ में हमें आया. अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किनको कहते हैं? वो शुगर्स जो Fehling सॉल्यूशन को और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द एग्जांपल्स? रिड्यूसिंग शुगर्स सभी मोनोसैकेराइड्स होते हैं. ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर एंड डाइसैकेराइड्स भी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सक्रोज. सक्रोज के बगैर जितने भी डाइसैकेराइड्स है और जितने भी मोनोसैकेराइड्स है वो सभी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं. ठीक, इसी तरीके से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किनको कहते हैं हम? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में एग्जांपल्स क्या है? ऑल द पॉलीसैकेराइड्स. सभी पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग. और सक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है. फाइन. ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. ड्रॉ द ओपन चेन एंड हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक, तो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी. ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर. फाइन, चलिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. वी नो ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और उस ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, C double bond OH. दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप एंड एट द सेम टाइम इट कंटेन्स 4 कायरल कार्बन्स जिनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ चूंकि कायरल कार्बन्स के ऊपर जो ग्रुप्स लगे होते हैं दे हैव ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट जिसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ यहां पे कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप देखा जाता है ऑन द राइट साइड, H ऑन द लेफ्ट साइड. कार्बन नंबर 3 पे H ऑन द राइट साइड, OH ऑन द लेफ्ट साइड. 4 पे OH ऑन द राइट साइड, H ऑन द लेफ्ट साइड. 5 पे OH ऑन द राइट साइड,
H on the left side. ठीक, so this is the structure, open chain structure of glucose. ठीक है, now उसके बाद हमें बात करनी है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में भी, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में. ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक, नाउ देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है. एक तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो अभी इससे पहले जो हमने रिएक्शन दिखाई, कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट्स विद ROH अल्कोहल, वहां पे जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाता है, हेमी एसिटल. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के विद इन ही एक साइक्लिक हेमी एसिटल बन सकता है. ठीक है ना, और कौन सा OH ग्रुप अटैक करेगा, दैट्स ए सेपरेट डिस्कशन. अब यहां पे आप याद रखेंगे कि जो कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है. ठीक है, जब ये इस पे अटैक करेगा, व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया वाया दिस ऑक्सीजन, और ये O नेगेटिव अब इस हाइड्रोजन को ले लेगा. ठीक है ना, सो दैट मींस यहां पे एक OH ग्रुप लगेगा, ये कार्बन अब इस कार्बन नंबर 5 के साथ लिंक हो जाएगा वाया ऑक्सीजन एटम. ठीक है, नाउ जब ये OH ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो फ्लैट होता है. ठीक है, तो इसके ऊपर यहां फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है. ठीक है, अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके की होगी, और अगर बैक साइड पे अटैक होगा दूसरी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी. मतलब कहने का यह है कि जो यहां पे OH ग्रुप बनेगा, वो OH ग्रुप या तो राइट साइड में रह सकता है या लेफ्ट साइड में रह सकता है. ठीक है, क्योंकि इस पे दोनों चांसेस है. ठीक है, अब जब यहां पे साइक्लाइजेशन हुई, सो वी हैव टू स्ट्रक्चर्स विच आर पॉसिबल. ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है. नंबर 1, पहला स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो है दैट इज लाइक दिस. यहां पे देख लीजिए, ये कार्बन है हमारा, दिस वन. ठीक, इस कार्बन पे ये वाला डबल बॉन्ड O वाला कार्बन OH में कन्वर्ट हो गया, फाइन. ठीक, और यहां पे क्या लग गया, हाइड्रोजन. ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन, ये O जिसने OH बना दिया. ठीक है, अब बाकी इसके पास सेम सिचुएशन है, इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, इस वाले कार्बन के साथ भी कुछ नहीं हुआ, इस वाले कार्बन के साथ भी कुछ नहीं हुआ, फाइन. ठीक है, अब लास्ट वाले कार्बन पे ये ऑक्सीजन लिंक हो गया किसके साथ, पहले वाले कार्बन के साथ. सो हियर दिस ऑक्सीजन जो यहां पे था, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है किसके साथ, हमारे पहले वाले कार्बन के साथ. फाइन. ठीक, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, CH2OH group is present, here it has an H group. Fine, समझ रहे हैं आप. ठीक, तो इस तरीके से यहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा. दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर बनेगा वो ये बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बाकी सारा सेम होगा, यहां पे जो OH लगेगा वो उधर हमने राइट साइड में दिखाया, इसमें लेफ्ट साइड में होगा. ठीक है, सो कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा, ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक, बाकी सारा सेम होगा. बाकी सारा सेम होने का मतलब OH ऑन द राइट साइड, H ऑन द लेफ्ट साइड. कार्बन नंबर 3 पे H ऑन द राइट साइड, OH ऑन द लेफ्ट साइड. कार्बन नंबर 4 पे OH ऑन द राइट साइड, H ऑन द लेफ्ट साइड. और कार्बन नंबर 5 पे फिर से हमारा जो ऑक्सीजन है अब वो इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, दिस इज H एंड दिस इज CH2OH. ठीक, सो दो स्ट्रक्चर्स बन गए यहां पे, टू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बेसिकली. ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर बन गया, नंबर वन दिस टाइप एंड अनदर वन दिस वन. ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सभी बाकी जगहों पे सिमिलैरिटी है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे क्या चीज है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड, और इसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड. क्लियर. ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर को जिसमें OH ग्रुप राइट साइड में होता है, हम इसको नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज. वी कॉल इट एज अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लेफ्ट में होगा, वी कॉल इट एज बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज. बात समझ रहे हैं आप, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. ठीक, अब इन्हीं कंपाउंड्स का हमें क्या बनाना है, इन्हीं कंपाउंड्स का हमें बनाना है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. क्लियर है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हैव अ लुक एट दिस. आप फिर से देख सकते हैं,
ये रिंग जो है कितने मेंबर्स की बन रही है? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एटम्स की रिंग बन रही है, ठीक है ना। और उन 6 में से एक क्या होता है? एक एटम होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम यहां पे वही ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, ठीक। तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? हम ये ऑक्सीजन लिखते हैं, उस रिंग के अंदर जो 6 एटम्स है उनमें से जो ऑक्सीजन है उसको हम राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। देन वी मेक ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे बनाते हैं, फाइन, ठीक है। और हर एक कार्बन पे क्या चीज प्रेजेंट होता है? यहां पे दो दो ग्रुप्स लगे हैं, H और OH, H एंड OH, H एंड OH, ठीक है ना। अब दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। पहले अगर हम बात करें इसकी अल्फा डी ग्लूकोज की, तो अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 लिंक्ड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके ऊपर OH कहां पे है? राइट साइड में। यू विल रिमेंबर दैट इन हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑल द ग्रुप्स व्हिच आर ऑन द राइट साइड, they are shown below the plane of this hexagonal ring. इसके नीचे दिखाए जाते हैं कौन से ग्रुप्स? जो राइट साइड में है। ऊपर दिखाए जाते हैं वो ग्रुप्स जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? OH ऑन द कार्बन नंबर 1 ऑन द राइट साइड, कार्बन नंबर 2 पे भी राइट साइड पे, कार्बन नंबर 3 पे लेफ्ट साइड पे, कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड पे, ठीक है। सो दैट मींस अगर मुझे इनका स्ट्रक्चर बनाना है तो इनका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे होगा। कार्बन नंबर 1 पे OH राइट साइड में, दैट मींस नीचे, ऊपर होगा H। दूसरे पे अभी हमने देखा राइट साइड में लाइक दिस। तीसरे पे लेफ्ट साइड में OH है, दैट मींस एट द टॉप। चौथे पे लेफ्ट साइड में है, दैट इज हियर एंड हियर। और यहां पे H है और CH2, ये देख लीजिए आप, H है और CH2OH ग्रुप है। तो H यहां पे नीचे दिखाया जाता है बाय कन्वेंशन एंड CH2OH ग्रुप ऊपर दिखाया जाता है। क्लियर? Fine. So this is what we call as the Haworth projection formula of glucose. And this is which one? This is the alpha D glucose. क्योंकि alpha D glucose में क्या होता है? पहले कार्बन पे, this one is the first carbon, इस पहले कार्बन पे OH ग्रुप कहां पे होता है? OH ग्रुप होता है on the left side in that structure. तो Haworth projection formula में left वाला हम कहां दिखाते हैं? नीचे दिखाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हमें ड्रॉ करना होगा कौन सा वाला स्ट्रक्चर इसका? अगर हमें ड्रॉ करना होगा, अगर हमें इसका बीटा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक। तो बीटा वाला स्ट्रक्चर जो है वो कैसे शो करेंगे हम? बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है? बाकी हर जगह पे सेम है, सिर्फ पहले कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होगा। OH लेफ्ट साइड में होगा तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वो कहां पे आएगा? टॉप पे आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। दिस विल बी द ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। देन हर एक के पास क्या होगा? हर एक के पास OH ग्रुप्स होंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस होगी। वो कहां पे होगी? शाबाश, कार्बन नंबर 1 पे। इस कार्बन नंबर 1 पे इसमें OH होगा टॉप पे, H होगा नीचे, बाकी हर जगह पे सेम होगा। OH H H OH, then you have OH and H H CH2OH, ठीक है। So this is the structure, the Haworth projection formula of glucose, ठीक है। दोनों फॉर्म्स हमने दिखाए, अल्फा डी ग्लूकोज भी एंड बीटा डी ग्लूकोज का भी हमने हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला शो किया। क्लियर? सो इसी तरीके से हम फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। सो फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज इज अगेन C6H12O6, C6H12O6, मगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के बजाय क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, CH2OH, देन यू हैव C डबल बॉन्ड O, देन यू हैव CHOH, देन यू हैव COH, देन यू हैव COH एंड H, और यहां पे CH2OH ग्रुप, ठीक। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब इसमें भी क्या होगा? इसमें भी दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इंटरनल साइक्लाइजेशन होगी लाइक दिस, ठीक है। सो दो स्ट्रक्चर्स यहां पे भी बनेंगे। नंबर 1 स्ट्रक्चर जो होगा, आई विल शो इट लाइक दिस, हम उसको दिखाएंगे यहां पे। देखिए क्या होगा, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 की तरफ आप ध्यान दीजिए, कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 में क्या रहेगा? एक तो C है
CH2OH ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है, और यहां पे OH ग्रुप लग जाएगा। OH ग्रुप एक में राइट साइड में लग सकता है, दूसरे में लेफ्ट साइड में होगा। देन दिस इज 1, this is 2, and this is our carbon number 3. You have H and OH. Carbon number 4, OH and H. Now carbon number 5 पे क्या हो रहा है, ये वाला लिंक हो रहा है। That means this carbon is linking via oxygen, और इसके ऊपर H है और CH2OH प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, अल्फा डी फ्रक्टोस। इसको हम अल्फा फॉर्म कहेंगे क्योंकि इसमें OH कहां पे है, राइट साइड में है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, जिस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में क्या होगा, CH2OH। देन यू हैव, दिस इज 1, दिस इज 2। देन कार्बन नंबर 3 पे देख लीजिए, H ऑन द राइट साइड, OH ऑन द लेफ्ट साइड। 4 पे देखें OH H। 5 पे देखें ये लिंक हो जाएगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, H एंड CH2OH। ठीक, so this form will be called as beta form. Clear है बात? So this is the open structure and this is the cyclic structure of fructose. ठीक है, अब अगर आप इसी फ्रक्टोज की बात करें तो हमें इसका क्या बनाना है, अब हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। ठीक, तो हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शाबाश, बताइए क्या करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि हम इजीली यहां पे बना सके। ठीक, लाइक दिस। देखिए हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नाउ हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आप देख लीजिए कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स प्लस दिस ऑक्सीजन, दैट मींस 5 मेंबर की रिंग होती है। तो वो 5 मेंबर रिंग हम कैसे बनाते हैं, वी राइट ऑक्सीजन एट द टॉप, देन वी ट्राई टू मेक ए पेंटागन। पेंटागन बनाने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। सो दिस इज द पेंटागन, और उस पेंटागन के कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 2 ग्रुप्स है। ठीक, 2 ग्रुप्स होंगे। जरा देख लीजिए कार्बन नंबर 2 जो है यही लिंक हो रहा है ना बेसिकली ऑक्सीजन के साथ। सो दिस इज अवर कार्बन नंबर 2। इस कार्बन नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट है, CH2OH एंड OH। ठीक, ये CH2OH एक में लेफ्ट साइड में है, दूसरे में राइट साइड में है। ठीक है, तो अगर आप इस कार्बन की बात करें, इस वाले फॉर्म की बात करें, अल्फा फॉर्म की बात करें, OH इज ऑन द राइट साइड, दैट मींस इस स्ट्रक्चर में कहां होगा, नीचे होगा। ऊपर क्या रहेगा, CH2OH। ठीक, कार्बन नंबर 3 पे H आएगा नीचे, OH आएगा ऊपर। 4 पे OH आएगा नीचे, H आएगा ऊपर। ठीक, और 5 पे आप देख लीजिए कार्बन नंबर 5 पे क्या चीज प्रेजेंट है, H ग्रुप है और CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, H ग्रुप है और CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, सो H होगा नीचे एंड CH2OH होगा ऊपर। दिस विल बी द हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर अल्फा डी फ्रक्टोज, एंड सिमिलरली वी कैन ड्रॉ ए बीटा डी फ्रक्टोज एज वेल। बीटा डी फ्रक्टोज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही होगा स्ट्रक्चर, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस होगी, दैट इज कार्बन नंबर 2। ठीक, कार्बन नंबर 2 पे क्या चीज प्रेजेंट होगी, कार्बन नंबर 2 पे CH2OH होगा नीचे और OH ग्रुप होगा ऊपर। बाकी जगहों पे सेम H OH OH H H CH2OH। फाइन, सो दिस विल बी द बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए ग्लूकोज के भी और फ्रक्टोज के भी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक, नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर एनोमर्स एंड एपीमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं और एपीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर एनोमर्स एंड एपीमर्स। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। सो व्हाट आर एनोमर्स एंड एपीमर्स। एनोमर्स किनको कहते हैं और एपीमर्स किनको कहते हैं। देखिए, एनोमर्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं, उन स्पीशीज को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो। ठीक है, सो
These are a pair of stereoisomers. ये basically क्या होते हैं? Stereoisomers होते हैं which differ only in the spatial arrangement of H and OH groups on carbon number 1. So carbon number 1 पे जब difference होती है H और OH groups की positions, उसके spatial arrangements, configuration उनकी different होती है, तो वहां पे उस compound को, उन compounds को हम नाम देते हैं pair of anomers. ठीक है? For example, we have दिस वन, अभी जो हमने बनाया अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, ठीक है ना? नाउ देख लीजिए आप, अभी हमने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया, हमने क्या बताया? अल्फा में OH ग्रुप कहां होता है? नीचे, और बीटा में OH ग्रुप कहां होता है? ऊपर. हर एक जगह पे बाकी सिचुएशन क्या है? सेम है. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया, हर एक जगह पे बाकी जगहों पे स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे OH इसमें नीचे है, इसमें OH ऊपर है. और इस कार्बन को, जिस कार्बन नंबर 1 को जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH डिफरेंट होता है, वी कॉल सच अ कार्बन एज एनोमेरिक कार्बन, एंड दिस पेयर इज कॉल्ड एज anomers, pair of anomers. So simply, what are anomers? Anomers are the pair of stereoisomers which differ in the configuration or in the arrangement of hydrogen and OH groups on carbon number 1, just carbon number 1. ठीक है? Another is epimers. ठीक? Epimers किनको कहते हैं? Epimers उस pair of isomers को हम कहते हैं, stereoisomers को कहते हैं, जो सिर्फ एक कार्बन पे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं उनको एनोमर्स कहते हैं. और एपिमर्स किनको कहते हैं? जो किसी भी एक कार्बन पे, जो किसी भी एक कार्बन पे स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH में डिफर करते हैं. एनोमर्स में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमेशा डिफरेंस कहां पे होती है? कार्बन नंबर 1 पे. एपिमर्स में किसी भी कार्बन पे, अगर सिर्फ किसी भी एक कार्बन पे अगर डिफरेंस होगी, उनको हम नाम देते हैं एपिमर्स. ठीक है? मिसाल के तौर पर ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है. देखिए, दिस इज ग्लूकोज फॉर एग्जांपल. ठीक, ये ग्लूकोज है हमारा. OH ग्रुप ऑन द राइट साइड, ऑन द टॉप. इसमें देख लीजिए गैलेक्टोज में भी OH कहां पे है? टॉप पे. इस वाले कार्बन पे OH नीचे, इसमें भी OH नीचे. यहां पे देख लीजिए OH ऊपर, इसमें भी OH ऊपर. यहां पे देख लीजिए OH नीचे और यहां पे OH ऊपर है. इस वाले कार्बन पे आइए, H नीचे CH2OH, H नीचे CH2OH. सो हर एक जगह पे स्ट्रक्चर सेम है ना, लेकिन किसी एक कार्बन पे ये डिफर कर रहे हैं. अगर डिफरेंस कार्बन नंबर 1 पे होती तो क्या कहलाते? एनोमर्स. अब यहां पे डिफरेंस किसी भी कार्बन पे अगर होगी, एक कार्बन पे सिर्फ, उनको हम एपिमर्स कहते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कैन कॉल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एज C4 एपिमर्स. दैट मींस वो डिफर करते हैं कहां पे? 1, 2, 3, कार्बन नंबर 4. कार्बन नंबर 4 पे वो डिफर करते हैं. हम इनको नाम देंगे C4 epimers. What do we call them as? C4 epimers. Clear? So these are a pair of stereoisomers which differ in the spatial arrangement of C and OH groups only at one carbon atom. किसी भी एक कार्बन एटम पे. ठीक है? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. Write down the structures and names of the products formed when D-glucose is treated with. तो जब D-glucose को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? नंबर 1, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ. ये है हाइड्रोक्सिल एमाइन, NH2OH. NH2OH. ठीक, तो NH2OH क्या करता है? जब ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइम. ठीक है? बेसिकली रिएक्शन कहां पे होती है? ध्यान दीजिए, इधर ये है ना एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. इट इज बेसिकली लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OH. ठीक है? और हाइड्रोक्सिल एमाइन में, चलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं अलग से, एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH. ठीक, यहां पे हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी? NH2OH के साथ. दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइन. सो सिंपली क्या होगा? इसमें से ऑक्सीजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, वाटर बाहर चला जाएगा, एंड दिस कार्बन विल लिंक वाया अ डबल बॉन्ड विद द नाइट्रोजन. ठीक है? एंड इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड NOH. ठीक, जरा देख लीजिए, वही हो रहा है, CH डबल बॉन्ड NOH. ठीक है? CH डबल बॉन्ड NOH. बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH. ठीक, सो इस स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम. ठीक, सो व्हेन D-glucose is treated with hydroxyl amine, it results in the formation of what we call as ग्लूकोज ऑक्साइम. ठीक है? सिमिलरली नंबर 2, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दें? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दें. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3, C डबल बॉन्ड O, single bond O, single bond C, double bond O, CH
3. This is what we call as acetic anhydride. ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, वो अल्कोहलिक ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, वो किन के साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक ग्रुप्स के साथ. NH2OH किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और ये इन CHOH ग्रुप्स के साथ रिएक्शन करेगा. तो हम ऐसे दिखाएंगे, अगर आपके पास ये है OH ग्रुप लाइक दिस, ठीक है, यू हैव COH ग्रुप, यही होता है ना, CHOH ग्रुप होता है ना कार्बन के ऊपर. ठीक, आपने इसके साथ किसको डाल दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3. ये हमने एसिटिक एनहाइड्राइड रखा है. नाउ इस एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, इस एसिटिक एनहाइड्राइड में, इस एसिटिक एनहाइड्राइड में सिंपली इसमें से H निकलता है, इसमें से COO ग्रुप निकलता है. ठीक, लाइक दिस, फाइन. H निकला और इसमें से CH3COO ग्रुप निकला. ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया वहां पे, CH3COOH, ये बाहर चला जाएगा एसिटिक एसिड ग्रुप. अब बचा क्या, ये वाला ग्रुप, दिस वन CH3C डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ लिंक हो जाएगा. सो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा होगा, ये C है, इसका अपना H है, और यहां पे ऑक्सीजन था इसका, और यहां से क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, नाउ इट इज RCOOR, सो इट इज एन एस्टर. क्या बन रहा है, एस्टर लिंकेज हो रहा है. ठीक, अब चूंकि ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप्स है, कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, वहां पे 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो 5 जगहों पे एसिटाइलेशन होगी. इस प्रोसेस को हम एसिटाइलेशन कहते हैं. और वहां पे क्या होगा, वहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, CHO अपनी जगह पे रहेगा, CHO अपनी जगह पे है, इनके पांचों OH ग्रुप्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3CO इनके साथ लग जाएगा, पांचों के साथ CH3CO लग जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. ठीक है, सो सिंपली हमने क्या याद रखा, अगर हम डी ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है. 5 OH ग्रुप्स की एस्टाइलेशन होती है और वहां पे एसिटाइल ग्रुप लिंक होता है, 5 एस्टर लिंकेजेस बन जाते हैं. फाइन, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are essential and non-essential amino acids, give one example of each type. ठीक है, देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है. ठीक है, जिनको हमें जरूरी लेना पड़ता है अलोंग विद द डाइट. ठीक, और अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्रिएट हो जाएंगी. ठीक है, सो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर those amino acids which the body cannot synthesize are called essential amino acids, therefore they must be supplied in diet. और ये कितने होते हैं, they are 10 in number. Remember, they are 10 in number. क्या क्या, phenylalanine, valine, threonine, tryptophan, isoleucine, methionine, histidine, arginine, leucine and lysine. ठीक, तो इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक यूज कर सकते हैं. The mnemonic is Private Tim Hall, Private Tim Hall, PVTTIMHALL, Private Tim Hall. Private Tim Hall, P stands for phenylalanine, V stands for valine, T stands for threonine, another T stands for tryptophan, I stands for isoleucine, M stands for methionine, H stands for histidine, A stands for arginine, L stands for leucine and L stands for lysine. ठीक है, so these are the examples of essential amino acids. ठीक है, then non essential amino acids किनको कहेंगे, वो amino acids जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, जिनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो विच द बॉडी कैन सिंथेसाइज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, देयरफॉर दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन डाइट. ये हम डाइट में भी ले सकते हैं या लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या है, उन 10 के बगैर जितने भी बाकी अमीनो एसिड्स बचते हैं दे आर नॉन एसेंशियल. कॉमन एग्जांपल्स आर एलानिन, एस्पेराजीन, एस्पार्टिक एसिड एटसेट्रा. Let's move to the next one. What do you understand by primary structure and secondary structure of protein? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. जो प्रोटीन्स होते हैं इनके डिफरेंट लेवल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. क्लियर, ठीक है ना. नाउ द थिंग इज, पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है. देखिए, प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर
दे आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। अब एक एमिनो एसिड लिंक हो रहा है दूसरे एमिनो एसिड के साथ, वो एक और एमिनो एसिड के साथ, वो एक और एमिनो एसिड के साथ, और लॉन्ग चेन्स बन रही है, ठीक, जिनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं, ठीक है। अब हर किसी प्रोटीन के अंदर इन एमिनो एसिड्स की एक खास सीक्वेंस होती है, ठीक है। उस सीक्वेंस को, जिस सीक्वेंस में एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं एक प्रोटीन के अंदर, उस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं व्हाट वी कॉल इट एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो it refers to the sequence of amino acids held together by peptide bonds, और उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। A protein may have one or more peptide chains. Each chain is composed of a large number of amino acids in specific sequence together by peptide chain, ठीक है। तो एक प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होते हैं, उस सीक्वेंस को हम बेसिकली नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उस सीक्वेंस में मिसाल के तौर पर किसी के अंदर है एलानिन, then we have valine for example, then guanine, then cytosine, then alanine, then valine, ठीक। सो एक सीक्वेंस है। अब अगर उस सीक्वेंस में हमने किसी जगह पे गड़बड़ कर दी, उस सीक्वेंस में हमने जहां पे फॉर एग्जांपल एलानिन को होना चाहिए था वहां पे वैलिन को रख दिया, छोटी सी छोटी चेंज की वजह से भी क्या हो सकता है, उस प्रोटीन की फंक्शंस चेंज हो जाती है, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वहां पे कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ए माइन्यूट चेंज इन द सीक्वेंस में ऑल्टर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एग्जांपल भी मेंशन किया है, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अगर हम ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करते हैं हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करते हैं किससे, वैलिन से, मतलब इसकी एमिनो एसिड सीक्वेंस में जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था उसके बदले हम वैलिन डालते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक डिजीज आ जाती है, उसकी वजह से एक डिजीज क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन का जो वो होता है, वो जो सेल्स होती है, हीमोग्लोबिन सेल्स जो होती हैं, दे टर्न सिकल टाइप, ठीक है ना, वो सिकल टाइप हो जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, दैट्स कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, देखिए, चूंकि एमिनो एसिड्स के अंदर दिस प्रोटीन्स के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और एमिनो एसिड्स किनको हम कहते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, दिस NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, फाइन, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, इनकी एक लंबी चेन बन रही है। अब चूंकि उसमें दो ग्रुप्स है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिंक्ड है और किसी दूसरे एमिनो एसिड में CO ग्रुप है, ठीक है ना, तो वहां पे हो सकता है ना, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पर्टिकुलर शेप एक प्रोटीन इख्तियार करता है, उस पर्टिकुलर शेप या कन्फॉर्मेशन को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सो व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू द शेप और कन्फॉर्मेशन the polypeptide chain assumes as a result of hydrogen bonding between NH of one chain and C double bond O of adjacent chain, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो शेप इख्तियार करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द R ग्रुप्स, ठीक, साइज ऑफ द R ग्रुप्स, इस R ग्रुप का जो साइज होगा उसके बेसिस पे दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं, ठीक है। नंबर वन इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक, ये उन प्रोटीन्स में देखा जाता है जिनके एमिनो एसिड्स में अल्काइल ग्रुप लार्ज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल केराटिन के अंदर देखा गया है इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या होता है, उसमें एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इन सच अ वे दैट इट गिव्स राइज टू अ राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से। वहां पे देख लीजिए आप, ये एमिनो एसिड्स है, ये लिंक हो रहे हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके C डबल बॉन्ड O और यहां पे NH की C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी वजह से क्या बन रही है, एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक। सो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स अप
to form right-handed helix. The helical structure is stabilized by hydrogen bonds formed between NH group of one amino acid in the chain and oxygen atom of carbonyl group of third amino acid in the same chain. एक ही चेन में, एक ही चेन के अंदर, ये एक ही चेन है, अब इसी एक ही चेन के अंदर एक का NH, दूसरे का C डबल बॉन्ड O, तीसरे एमिनो एसिड का C डबल बॉन्ड O NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वहां पे एक राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं और जिसको हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है. नंबर सेकंड इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. तो नाम से ही पता चलता है इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो चेन्स के दरमियान, दो डिफरेंट चेन्स के दरमियान. अल्फा हेलिक्स में क्या होता था, एक ही चेन के एमिनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी. ठीक. बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो डिफरेंट चेन्स के दरमियान वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से चेन्स लाई साइड बाय साइड and they give rise to a sheet-like structure. ठीक. So in this structure, the polypeptide chains lie side by side, giving rise to a sheet-like structure. This type of structure appears when R group is small. So इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, तो इनके दरमियान क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं NH और OH के दरमियान. In such a way that the chains lie side by side, it gives rise to a sheet-like structure. This secondary structure is called as beta-pleated sheet structure. ठीक, fine. चलिए next की तरफ. Define the terms Zwitter ion and isoelectric point. Zwitter ion या isoelectric point किसको कहते हैं? देखिए, आयन का पता है हमें सबों को. आयन किसको कहते हैं हम, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो. ठीक. अब Zwitter आयन हम ऐसे बाइपोलर आयन को कहते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एंड्स प्रेजेंट होते हैं. कैटाइनिक एंड भी प्रेजेंट होता है और एनाइनिक एंड भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एमिनो एसिड्स की, ठीक है, एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें लाइक दिस. ठीक. दिस इज एन एमिनो एसिड COOH NH2R and H. दिस इज एन एमिनो एसिड. ठीक है. इस एमिनो एसिड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, एक NH2 विच इज बेसिक इन नेचर, एक COOH विच इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है ना. तो ये COOH क्या करता है, ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, और उस H पॉजिटिव को कौन लेता है, अमोनिया लेता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट NH2 गेट्स कन्वर्टेड टू NH3 पॉजिटिव एंड COOH गेट्स कन्वर्टेड टू COO नेगेटिव. ठीक है. तो जब हम इनकी बात करेंगे तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन भी प्रेजेंट है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन भी प्रेजेंट है. इस तरह के आयन को हम नाम देते हैं Zwitter आयन. ठीक. सो we define a Zwitter ion is a molecule with two functional groups, जिसके अंदर दो functional groups होते हैं, of which at least one has positive and one has a negative electrical charge. The net charge of the entire molecule is zero. Total charge कितनी होगी, zero होगी. ठीक. The amino acids are the best known examples of Zwitter ions. Amino acids are the best known examples of Zwitter ions. उनके अंदर दोनों functional groups होते हैं, एक basic एक acidic. जो acidic group से H positive लेता है, उसकी वजह से acidic group नेगेटिव में कन्वर्ट होता है और बेसिक ग्रुप पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है. ठीक. द NH2 ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गर बेस एंड सो इट पिक्स अप H positive ions from the COOH group to leave Zwitter ion, that means to produce Zwitter ion. ठीक है. Next one, what is isoelectric point? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया कि वी हैव दिस Zwitter आयन. ठीक है. अगर इस Zwitter आयन को हम, या अगर हम इस एमिनो एसिड के pH को चेंज कर दे, अगर हम इस एमिनो एसिड के pH को चेंज कर दे, उस pH के चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, यहां पे Zwitter आयन की फॉर्म चेंज हो सकती है. मिसाल के तौर पर ये Zwitter आयन है. ठीक है. ये Zwitter आयन है. अगर मैं इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस डाल दूं, मतलब मैं सॉल्यूशन का pH एसिडिक कर दूं. ठीक है. तो बाहर सॉल्यूशन में बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस है. व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, ये COO नेगेटिव जो है इन H पॉजिटिव आयंस को वापस ले लेगा. ठीक है. H पॉजिटिव आयंस को वापस ले लेगा. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड इस तरीके से था, न्यूट्रल था, NH2 एंड COOH. अब मैंने बाहर से H पॉजिटिव रखे हैं.
ठीक है, तो NH2 इज ए बेस। ये NH2 अब इसके डिसोसिएट होने का इंतजार नहीं करेगा, ये बाहर के H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव में। लेकिन ये COOH जो है डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मींस सॉल्यूशन के अंदर यहां पे जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, यहां पे जो सिचुएशन होगी दैट विल बी लाइक दिस, कि आपके पास COOH ग्रुप एज सच रहेगा, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड टू COO नेगेटिव एंड NH2 विल गेट कन्वर्टेड टू NH3 पॉजिटिव। दैट मींस आपको एक कैटाइन मिलेगा, ठीक है ना, जिविटर आयन नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बाहर OH नेगेटिव आयंस रखते हैं, अगर हम बाहर OH नेगेटिव आयंस रखते हैं, दैट मींस मैं पीएच को इंक्रीज कर रहा हूं, बेसिक कंडीशंस रख रहा हूं, तो ये OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव अब डायरेक्टली इससे H पॉजिटिव निकालेगा, ठीक है। वो H पॉजिटिव जो NH2 ले रहा था जिविटर आयन बनाने के लिए, उन H पॉजिटिव आयंस को पहले ही किडनैप कर रहा है OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट COOH विल डिसोसिएट, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म COO नेगेटिव। लेकिन जो हमारा ये होगा, ये जो NH2 होगा, ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मींस लोअर पीएच पे एसिडिक पीएच में क्या होगा, कैटाइनिक फॉर्म में ये रहेगा, और बेसिक पीएच में ये एनाइनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसको कहते हैं, अब अगर मैं पीएच को ऐसे मेंटेन कर रहा हूं इन सच अ वे कि वहां पे ऐसी कंडीशंस में क्रिएट कर रहा हूं कि ये जिविटर आयन के फॉर्म में ही रहे, ठीक है, ये जिविटर आयन के फॉर्म में ही रहे, उस पीएच को, जिस पीएच पे हमारा एमिनो एसिड जिविटर आयन के फॉर्म में रहता है, उस पीएच को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। सो पीएच का काफी ज्यादा रोल होता है। अगर पीएच आपने इंक्रीज किया, बेसिक बना दिया, तो वहां पे नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहेगा, अगर डिक्रीज किया तो कैटाइन के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर आप पीएच ऐसे मेंटेन करते हो, हर किसी एमिनो एसिड का एक ऐसा पीएच होता है जिस पीएच में वो जिविटर आयन के फॉर्म में रहता है, उस पीएच को हम नाम देते हैं, वी कॉल दैट पीएच एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच एन एमिनो एसिड एग्जिस्ट्स एज ए जिविटर आयन, ठीक। और अगर ये जिविटर आयन के फॉर्म में है, दैट मींस इसके अंदर दोनों पॉइंट्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी है। तो एज सच अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिप करता हूं, ठीक, कैथोड और एनोड हम रखते हैं यहां पे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इस एंड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इस एंड की तरफ मूव करेगा। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स है, दे विल शो नो नेट माइग्रेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पीएच बेसिक रखा है, बेसिक पीएच में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नेगेटिव फॉर्म में, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। और एसिडिक पीएच में ये किस फॉर्म में रहता है, ये एसिडिक फॉर्म में रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए कैटाइन, सो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। मगर जब पीएच आपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच रखा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रखा, तो उस वक्त देयर इट विल शो नो नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स any of the electrodes, ठीक है। That is due to two equal and opposite charged ends, it neither migrates towards cathode nor towards anode. I hope you understand this, ठीक। Let's move to the next one. State clearly what are known as nucleosides and nucleotides. Nucleosides किसको कहते हैं और nucleotides किनको कहते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, उनका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है एक पेंटोस शुगर, ठीक, उसके साथ लिंक्ड होता है एक नाइट्रोजिनस बेस, और उस पेंटोस शुगर के साथ लिंक्ड होता है एक फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इस कंपोनेंट को, इस पूरे यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड हम बोलते हैं जब पेंटोस शुगर के साथ एक बेस लगी हो, सिर्फ पेंटोस शुगर प्लस बेस, ठीक,
उस यूनिट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? जब पेंटोस शुगर के साथ बेस भी लगा हो और फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट हो। ठीक है, सो न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या? पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। सो दिस इज अ पेंटोस शुगर, उसके ऊपर नाइट्रोजिनस बेस लगी होती है। कहां पे? कार्बन नंबर 1 पे। ठीक, C1 प्राइम, you call this as C1 prime। C1 prime of the pentose sugar पे क्या लगा होता है? एक बेस लगी होती है। तो इस यूनिट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जब पेंटोस शुगर के साथ C1 के ऊपर, C1 प्राइम के ऊपर एक बेस भी लगा हो, और यहां पे देखिए दिस इज द कार्बन नंबर 5 प्राइम के ऊपर एक फॉस्फेट आयन या एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा हो। ठीक है, एंड न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ऑल द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड ए नाइट्रोजिनस बेस। दीज आर फॉर्म्ड बाय इथरिफिकेशन। यहां पे C5OH पे देखिए, यहां पे एक ईथर लिंकेज बन रहा है, इथरिफिकेशन ऑफ C5OH, सॉरी दिस इज एन एस्टर, एस्टरिफिकेशन, एस्टर लिंकेज बन रहा है, इसको हम फॉस्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं। इट्स एन एस्टर लिंकेज, फॉस्फो एस्टर, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन ऑफ C5OH ऑफ द शुगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। दिस इज द शुगर, शुगर के C5 प्राइम की एस्टरिफिकेशन होती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और C1 प्राइम के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगी होती है। ठीक है ना, सो सिंपली हमने कहा न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी होती है, पेंटोस शुगर भी होता है, और फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होती है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप इज मिसिंग। ठीक, लेट्स मूव अहेड। Name the bases present in RNA. Which one of these is not present in DNA? RNA में कौन कौन सी बेसिस होती है? हमने अभी बताया, चूंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड वो एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर पेंटोस शुगर प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आरएनए के अंदर कौन कौन सी बेस प्रेजेंट होती है? आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर दो तरह की बेसिस होती हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन्स में से एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होता है दोनों में, डीएनए में भी और आरएनए में भी। ठीक है, और पायरिमिडीन्स में यूरेसिल एंड साइटोसिन प्रेजेंट होता है आरएनए में, और डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमीन। ठीक, यूरेसिल के बजाय क्या प्रेजेंट होता है? थायमीन एंड साइटोसिन। ठीक, सो इन डीएनए के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, देन you have cytosine and thymine। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन होता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन होता है, थायमीन इज एब्सेंट। फाइन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ए पेप्टाइड लिंकेज एंड ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज किसको कहते हैं? सिंपल है, पेप्टाइड लिंकेज का मतलब होता है एक एमाइड लिंकेज। ठीक, जो एमिनो एसिड्स के दरमियान बनता है इन सच ए वे, एक एमिनो एसिड का NH2 दूसरे एमिनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ जब कंडेंसेशन रिएक्शन करता है, वहां पे जो एमाइड लिंकेज बनता है, उस एमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एमिनो एसिड है, कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप है, H है, R है और NH2 है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है CNH2R COOH। ठीक, तो एक का NH2 दूसरे के COOH के साथ कंडेंस होगा। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में एक एडिशन होती है और साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। देख लीजिए आप, यहां से OH, इस COOH ग्रुप में से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। बचा क्या? यहां पे बचा C डबल बॉन्ड O और NH, ये आपस में लिंक हो जाएंगे। तो ये C डबल बॉन्ड O NH लिंकेज जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए पेप्टाइड लिंकेज। तो सिंपली पेप्टाइड लिंकेज कब बनता है? जब एक एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ कंडेंस होता है विद द लॉस ऑफ वाटर, वहां पे जो लिंकेज क्रिएट होता है उसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक, दूसरा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कब बनता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है जब दो कार्बोहाइड्रेट्स, जब दो मोनोसैकेराइड्स या जब दो कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन सच ए वे दैट वहां पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है OH ग्रुप्स के दरमियान। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक
ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, ये दूसरा ग्लूकोज यूनिट है, ठीक। नाउ इसका OH इसके OH के साथ कंडेंस होगा इन सच ए वे, एक में से OH निकलेगा, दूसरे में से H निकलेगा, ठीक है। OH और H निकला, वाटर बाहर निकल जाएगा, वहां पे अब क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो रहे हैं। जरा देख लीजिए आप, ये कार्बन और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो रहे हैं, और इस लिंकेज को हम नाम देते हैं, वी कॉल दिस लिंकेज एज ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू एन इथेरियल ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज देख लीजिए आप, ROR ether linkage or oxide linkage formed by the loss of a molecule of water. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. तो जब दो monosaccharide units एक दूसरे के साथ combine होते हैं, condense होते हैं via an oxygen atom, that linkage is what we call as glycosidic linkage. Clear है बात? ठीक है. Next question. What are vitamins and how are they classified? Vitamins क्या है और ये कैसे classify होते हैं? ठीक, vitamins किनको हम कहते हैं? Biomolecules required to be present in diet in small quantities to perform specific biological functions related with the optimum growth and health of organisms are called vitamins. मतलब vitamins ऐसे कंपाउंड्स है जो हमारी डाइट में काफी कम क्वांटिटी में होनी चाहिए, लेकिन जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस होती हैं, और अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ना हो, हमारी बॉडी जो है इट विल सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, डेफिशिएंसी डिजीजेस आ जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? इनको दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक, फैट सॉल्युबल विटामिन्स किनको कहते हैं? उनको जो फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ऐसे विटामिन्स जो फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स ज्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हुए तो बॉडी के अंदर हाइपर विटामिनोसिस हो जाती है। हाइपर विटामिनोसिस जो एक डिजीज है जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दीज आर दोज विटामिन्स व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट, दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी। द intake of these vitamins in excess may cause hypervitaminosis। अब कौन कौन सा है हमारे पास? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ADEK। these are the four vitamins which are fat soluble vitamins। ठीक, another one is water soluble vitamins, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। दे आर बेसिकली एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। ठीक है, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं वो? उनके एग्जाम्पल्स है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? B1, B2, B6, B12। ठीक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, इनको हम नाम देते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फाइन, ठीक है।